काली अंधेरी अमावस की रात। एक भयानक जंगल जहां दूर दूर तक काले पेड़ों के सिवाय कुछ नहीं दिख रहा था। चारों तरफ जानवरों की रोने की आवाज आ रही थी। आसमान में चांद का कुछ पता न था। हवा इतनी तेज कि लग रहा था तूफान आने वाला है। वहीं एक लड़की अकेले उस जंगल में चल रही थी। उसके हाथ में एक मशाल थी। वो बस सीधे चली जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था वो यहाँ के चप्पे चप्पे से वाकिफ हो। उस लड़की को देखकर ऐसा लग रहा था मानो कोई अदृश्य ताकत उसे अपनी तरफ बुला रही हो और वो सम्मोहित होकर उसके पीछे खींची चली जा रही थी। उसकी उम्र 18 साल की रही होगी। बड़ी बड़ी कंजी आंखें, भूरे बाल और दूध जैसा सफेद चेहरा। इतने अंधेरे में भी उस लड़की का चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। कुछ दूर आगे चलने के बाद उस लड़की ने मशाल वहीं एक पेड़ पर गाड़ दी। उसी पेड़ के नीचे बैठकर अब वो उस जगह को साफ करने लगी। उस जगह को साफ करने के बाद अपने पास से एक खोदने का औजार निकाला और उस जगह की खुदाई करने लगी। काफी देर तक खुदाई करने के बाद उसके हाथ कुछ लगा, एक कलश जैसा। उसने उस कलश को बाहर निकाला। कुछ देर तक उसे ध्यान से देखने के बाद उसने उस कलश में बंधे धागे को खोलकर उसका कपड़ा हटाया और उस कलश की राख को वहीं जमीन पर पलट दिया। और कुछ देर बाद ही उस जगह एक बवंडर सा उठने लगा। कुछ 5 मिनट तक बवंडर में सिवाय वहां कुछ नहीं दिख रहा था। 5 मिनट बाद उस जगह एक आकृति दिखाई दी, किसी औरत की आकृति। ये चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लग रहा था। वो लड़की अभी भी वहीं पर खड़ी थी और बड़े ध्यान से उस औरत को देख रही थी। फिर वो औरत उस लड़की के पास आई और बोली, जानती है तू ये कौन है? ये तेरी बेटी है अवनी, और इसने मुझे आजाद कर दी। अब मैं लौट आई हूँ तुम सबकी मौत बनकर। अब मरोगे तुम सब। पहले मैं तुम्हारी बेटी को ही मारूंगी। और उसने अपने पास से एक चाकू निकालकर उस लड़की के पेट में मार दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो वापस नहीं आ सकती। अवनी चिल्लाते हुए जगती, जो शायद सपना देख रही थी। अवनी क्या हुआ? तुमने कोई बुरा सपना देखा क्या? सुमित जो अवनी के बगल में सोया था उसने पूछा। हाँ सुमित लौट आई है, वो हम सबको मार डालेगी। अवनी डरती हुई बोली। कौन लौट आया है? तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? सुमित ने पूछा। वो पिशाचिनी लौट आई है, उसे हमारी अर्पिता ने आजाद कर दिया है। वो फिर डरती हुई बोली। अरे अर्पिता अपने कमरे में सो रही होगी, चलो चलकर इसे बर्थडे विश करते हैं। आज उसका 18 बर्थडे है। ये सिर्फ सपना है और कुछ नहीं। सुमित ने अवनी के सर पर हाथ रखते हुए कहा। पर सुमित, पर कुछ नहीं अवनी, अब जल्दी उठकर तैयार हो जाओ। फिर हमें साथ में चलकर अर्पिता को बर्थडे विश करना है। शाम की तैयारी भी करनी है और उसके सारे दोस्त आने वाले हैं। और तो और आज नील का भी बर्थडे है, इसे भी तो बर्थडे विश करना है ना। अब चलो जल्दी उठो। ठीक है, तुम जाकर तैयार हो जाओ, अवनी बोली और बाथरूम में चली गई। नील ऋषि और सुनैना का बेटा था, यानी अर्पिता का चचेरा भाई। उसका और अर्पिता का जन्म एक ही दिन हुआ था। नील 2 घंटे बड़ा था उससे। सब साथ ही रहते थे। आज उन दोनों का ही बर्थडे था। सारे घर में उनकी बर्थडे की तैयारी चल रही थी। अर्पिता और नील के कॉलेज के दोस्त भी शाम को आने वाले थे। साथ ही उनकी बुआ रिया भी अमेरिका से आने वाली थी। रिया 10 साल बाद वरुण और अपनी बेटी तानिया के साथ इंडिया आ रही थी। तानिया भी अर्पिता के हम उम्र थी और अब वो भी अर्पिता और नील के साथ उनके कॉलेज में पढ़ने वाली थी। अवनी और सुमित जल्दी से तैयार होकर अर्पिता के रूम में पहुंचे। उन्होंने अर्पिता के सर पर बलून फोड़ दिया, जिससे उसकी नींद खुल गई। हैप्पी बर्थडे बेटा, मेरा बच्चा इतना बड़ा हो गया, सुमित ने उसे प्यार करते हुए कहा। थैंक यू पापा, आप सबने मुझे सबसे पहले विश किया। ये मम्मा हर बार आपसे हार जाती है। अर्पिता सुमित के गले से लगती हुई बोली। वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे अर्पिता, मैं जानबूझकर हारती हूँ ताकि तुम्हारे पापा जीत जाए। अवनी उसे अपने गले लगाते हुए बोली। नहीं, आप भूल जाती हो हर बार, पापा ही आपको याद दिलाते हैं। मेरे पापा बेस्ट है। अर्पिता दूर हटती हुई बोली। हाँ तो है ही पापा की चमची। चल अब जल्दी से उठ और तैयार हो जा, तब तक हम लोग नील को विश कराते हैं, नहीं तो तेरा भाई गुस्सा हो जाएगा। तू भी आजा तैयार होकर, अवनी ने कहा। अर्पिता उठकर बाथरूम में चली गई। सुमित और अवनी नील के रूम की तरफ आए। तब तक दूसरी तरफ से ऋषि और सुनैना भी आ गए नील के रूम में और सब ने एक साथ मिलकर नील को जगाया और उसे बर्थडे विश किया। हैप्पी बर्थडे नील बेटा।
थैंक यू बड़ी भाई, यू आर माई बेस्ट मामा। आप हर बार मुझे सबसे पहले विश करती हो। नील अवनी के गले लगते हुए बोला। हाँ, तू लाडला जो है अवनी का, अर्पिता को कभी ये पहले विश नहीं करती और तुझे हर बार विश करती है। वेल, हैप्पी बर्थडे नील, सुमित ने अवनी को चिढ़ाते हुए कहा। थैंक यू बड़े पापा। नील सुमित के गले लगा। हैप्पी बर्थडे बेटा। ऋषि और सुनैना दोनों एक साथ बोले। ये देखो, यहाँ तो पहले और बाद का सिस्टम ही नहीं है, ये लोग हर बार साथ ही बोलते हैं, नील ने कहा। हाँ, ताकि तू ये ना कह सके कि पापा आपने बाद में या मम्मा आपने बाद में विश किया, ऋषि ने नील को गले लगाते हुए कहा। ठीक है, अब जल्दी से उठ जा और तैयार होकर अपनी लाडली बहन को विश करा, वरना वो पूरा घर सर पर उठा लेगी। हम लोग तो बच जाएंगे, तेरा पता नहीं, सुनैना ने कहा। ठीक है छोटी माँ, जाता हूँ, कहकर नील तैयार होने चला गया। हम भी जाकर अर्पिता को विश कर देते हैं, वरना हमसे भी गुस्सा करेगी, सुनैना ने कहा और फिर ऋषि के साथ अर्पिता के रूम की तरफ चली गई। अवनी अभी भी उसी सोच में खड़ी थी। तभी सुमित ने उसके पीछे से हाथ रखा। चले, बहुत तैयारी करनी है। हाँ, चलते हैं, अवनी बोली और अपने निशान को देखने लगी जो चमक रहा था। अर्पिता तैयार होकर आती है और नील के रूम में छुप जाती है। नील जान जाता है कि अर्पिता आ रही, इसीलिए छुप गया। अर्पिता जब रूम के अंदर आती है तो उसे नील दिखाई नहीं देता है। वो मन ही मन सोचती है, कहाँ गया ये छछूंदर, अगर इसने मुझे पहले विश कर दिया और मैं नहीं कर पाई तो फिर पूरे साल मेरा सर खाएगा। वो चारों तरफ नजर मारती है, उसे नील कहीं दिखाई नहीं देता तो वो सोचती है शायद छोटी माँ के कमरे में होगा। इतना बोलकर वो कमरे से बाहर जाने लगी कि तभी पीछे से नील आकर उसके सर पर हैप्पी बर्थडे बंदरिया बोलते हुए टपली मारता है, जो बेड के नीचे छुपा था। नील को देखकर अर्पिता समझ जाती है कि ये नील की शैतानी है। वो कहती है, मुझे पता था तो कुछ ऐसा ही करेगा बंदर, इसीलिए मैंने पहले ही तुझे व्हाट्सएप पर वीडियो मैसेज कर दिया था ताकि तू मुझे पूरे साल तंग न कर सके। नील फोन उठाकर देखता है तो उसमें अवनी का वीडियो मैसेज था जो उसने नील के सोते हुए रात के 12 बजे बनाई थी। वो मैसेज देखकर नील खुश हो जाता है और अर्पिता के गले लगकर कहता है, यू आर सो क्यूट। तभी वहाँ सुनैना आती है और कहती है, तुम भाई बहन का अगर मिलाप खत्म हो गया हो तो चलो नानी से भी मिल लो, कब से इंतजार कर रही है तुम दोनों का। हाँ माँ, अब चलो हम आते हैं, अर्पिता ने कहा। अवनी की माँ अवनी के साथ ही रहती है। उम्र की वजह से उनके पैर कमजोर हो गए थे, इसीलिए वो ज्यादा चल नहीं पाती थी। दोनों जल्दी से नानी के पास पहुंचते हैं और उनके पैर छूते हैं। नानी दोनों को आशीर्वाद देती है और कहती है, अर्पिता तो बिल्कुल अवनी की परछाई है, रंग शक्ल गुण भाग्य सब कुछ इसे अवनी से ही मिला है। हूबहू अवनी जैसी ही तो है ये, नजर न लगे तुम दोनों को किसी से, अच्छे से पढ़ाई करना। तभी अचानक अर्पिता का निशान चमकने लगता है, लेकिन वहां पर किसी की भी नजर उस पर नहीं पड़ती सिवाय अवनी के। ये देख वो फिर परेशान होने लगती है। थोड़ी देर बाद सब शाम की तैयारी में लगते हैं, क्योंकि शाम को बहुत सारे मेहमान आने वाले थे। सुमित ने अर्पिता और नील के 18वें बर्थडे पर बहुत बड़ी पार्टी रखी थी। शाम को सारे मेहमान आते हैं। रिया भी वरुण और तानिया के साथ 10 साल बाद इंडिया आती है। वो सबसे मिलकर बहुत खुश होती है। सब पुराने दिन याद करते हैं कि जब वो इतने बड़े थे। अर्पिता और नील के सारे दोस्त आ जाते हैं सिवाय रोहन के। अर्पिता ने आज व्हाइट ड्रेस और नील ने ब्लैक पहना था। डायमंड नेकलेस और इयररिंग्स के साथ वो बिल्कुल परी जैसी लग रही थी। अवनी उसे देखकर मन ही मन सोचती है, भगवान जो कष्ट मुझे दिए वो मेरी बेटी को मत देना, बस मेरा सपना सच मत होने देना। वो ऊपर की तरफ देखती हुई हाथ जोड़ती है। दूसरी तरफ सब अर्पिता और नील को केक काटने के लिए कहते हैं। नील अपना केक काट देता है, लेकिन अर्पिता नहीं काटती। वो किसी का वेट कर रही थी। तभी अवनी कहती है, बेटा जल्दी केक कट करो, सब इंतजार कर रहे हैं। अब वो उदास होकर केक काटने लगती है कि तभी उसे सामने से रोहन आकर दिखाई पड़ता है और उसका चेहरा खिल जाता है। सभी उसे विश मांगने के लिए कहते हैं तो वो आंखें बंद करके बोलती है, भगवान मैं जब आंखें खोलूं तो जो सबसे पहले मुझे दिखे उसे मेरा बना देना। वो आंखें खोलकर सामने देखती है तो उसे रोहन और प्रतीक दोनों के चेहरे दिखाई देते हैं, लेकिन वो रोहन को देखकर खुश हो जाती है। वो केक काट कर सबसे पहले अपनी माँ पापा को खिलाती है और एक एक करके फिर सारे फैमिली मेंबर्स को, उनके बाद सारे दोस्तों को और सबसे आखिर में रोहन को। वो दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ये सब वहाँ खड़ा प्रतीक भी देख रहा था। वो मन ही मन कुछ सोचने लगता है। सभी लोग अब पार्टी एंजॉय कर रहे थे। अर्पिता और नील तानिया को अपने सारे दोस्तों से मिलवा रहे थे। वो एक एक करके सोनाली, प्रतीक, रोहन, पार्थ, सिमरन और कीर्ति को तानिया से मिलवाते हैं।
सब एक साथ मिलकर अभी बातें करने लगते हैं। दूसरी तरफ अम्मी और सुमित भी रिया, वरुण, बाकी लोगों के साथ मिलकर पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे। सब डांस कर रहे होते हैं, तभी वहाँ वेटर जूस के गिलास लेकर आता है तो कोई उससे जूस अपने हाथ में ले लेता है। वो थोड़ी किनारे जाकर उस जूस में कुछ मिला देता है और वो जूस लाकर अर्पिता को देता है। अर्पिता डांस कर रही थी, इसीलिए उसका चेहरा ठीक से नहीं देख पाती और जूस पी लेती है। थोड़ी देर तक डांस करने के बाद वो वहीं बेहोश हो जाती है। उसे बेहोश देखकर सारे डर जाते हैं। अवनी को सपने की बात याद आने लगती है। वो अब बुरी तरह परेशान हो जाती है। दूसरी तरफ सब अर्पिता को होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कोई लड़का किसी से फोन पर बात कर रहा था एक तरफ होकर। वो कहता है, हेलो, हाँ मैंने अर्पिता को वो दवा पिला दी है, अभी बेहोश है शायद, लेकिन इस दवा से होगा क्या? दूसरी तरफ से आवाज आती है, तुमसे जितना कहा गया है उतना करो। वो दवा धीरे धीरे अपना असर दिखाती है। अर्पिता के 18वें जन्मदिन पर उसे ये दवा पिलाना बहुत जरूरी था। इस काम के तुम्हें पूरे पैसे मिल जाएंगे। बाकी तुम्हें अभी बहुत काम करना है। अब तुम्हें हर महीने की 15 तारीख को अर्पिता को ये दवा देनी है, जिससे वो 15 मिनट के लिए बेहोश हो जाएगी, फिर अपने आप खुद ठीक हो जाएगी। ऐसा हमें आने वाले चंद्र ग्रहण तक करना है, जिसमें अभी 6 महीने हैं। इससे अर्पिता का दिमाग काम करना बंद कर देगा और वो हमारे वश में होगी और हम उससे जो करवाना चाहेंगे वो करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, तुम्हें ये काम बहुत सावधानी से होगा करना, किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। अरे उसकी चिंता बिल्कुल मत करिए, किसी को भी मुझ पर शक नहीं होगा। और वैसे भी अब तो मैं और अर्पिता दोस्त हैं, अब ये काम और भी आसान है। और वैसे भी मुझे उससे बदला लेना है उस बात का जो उसने मेरे भाई के साथ किया था, सामने वाले ने कहा। ठीक है, अपना ध्यान रखना। दूसरी तरफ से इतना कहकर फोन कट गया। इधर अर्पिता को अब होश आने लगा तो उसने चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे प्रतीक और रोहन कहीं दिखाई नहीं दिए और वह फिर से बेहोश हो गई। थोड़ी देर बाद रोहन वॉशरूम की तरफ से आया और प्रतीक बाहर से। सबने मिलकर अर्पिता को होश में लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे होश नहीं आया। और ठीक 15 मिनट बाद अर्पिता को पूरी तरह होश आ गया। उसने सबसे पूछा कि उसे क्या हुआ था, तो सबने कहा शायद कमजोरी की वजह से उसे चक्कर आ गए थे। अर्पिता को सब उसके रूम में लेकर आ गए और आराम करने का बोलकर सब अपने घर चले गए। सभी के जाने के बाद थोड़ी देर बाद ही अर्पिता को नींद आ गई। उसने फिर से वही भयानक सपना देखा जो वो पिछले 18 साल से लगातार देख रही थी। अगले दिन सुबह अवनी अर्पिता को जगाने आई तो उसे रूम में अर्पिता कहीं दिखाई नहीं दी। उसने रूम में चारों तरफ देख लिया। वो परेशान सी हो गई। उसे आजकल वैसे भी अर्पिता को लेकर बुरे बुरे सपने आ रहे थे। वो भागकर सुमित के पास गई और बोली, अर्पिता अपने कमरे में नहीं है सुमित, यहीं कहीं होगी, बाहर कहीं होगी शायद। सुमित ने कहा, मैंने चारों तरफ देख लिया, मुझे कहीं नहीं मिली। देखो तो परेशान मत हो, मैं देखता हूँ, सुमित ने कहकर घर के बाहर देखने चला गया। उसने चारों तरफ देखा लेकिन अर्पिता उसे कहीं नहीं मिली। घर में भी सब परेशान हो गए। उसका फोन भी उसके कमरे पर था। सब परेशान से सोफे पर बैठे थे कि तभी अर्पिता बाहर से आई। अर्पिता को देखकर अम्मी उसके पास जाकर गले लग गई। क्या हुआ माँ, इतने परेशान क्यों हो? अर्पिता ने उससे पूछा। बेटा तुम कहाँ चली गई थी इतने सुबह, वो भी बिना किसी को बताए? देखो तुम्हारी माँ कितनी डर गई थी, सुमित ने कहा। अरे पापा, आज मेरा घूमने का मन कर रहा था और सब सो रहे थे, इसीलिए मैं किसी को बिना बताए ही घूमने चली गई। इसमें इतना डरने की क्या बात है? अर्पिता ने केयरलेसली कहा। तुम अभी नहीं समझोगी, जब माँ बनोगी तब समझ आएगा तुम्हें। दोबारा से ऐसा कभी मत करना, बिना बताए घर से कभी भी मत जाना, समझी? अवनी ने अर्पिता के कान पकड़ते हुए कहा। ठीक है माँ, सॉरी। अब जाओ, जल्दी जाकर तैयार हो जाओ, कॉलेज नहीं जाना। और हाँ, आज तुम दोनों के साथ तान्या भी कॉलेज जाएगी, इसीलिए तीनों कार से चले जाना। अवनी ने नील और अर्पिता की तरफ देखते हुए कहा। ठीक है माँ। अर्पिता अंदर रूम में तैयार होने चली गई। बाकी सब भी अपने अपने काम में लग गए। वहीं अवनी सोफे पर बैठ गई। तभी सुमित अवनी से बोला, तुम क्यों छोटी छोटी बातों से परेशान हो जाती हो? परेशान ना हो तो और क्या करूं? तो मेरे साथ हुआ वो अपनी बेटी के साथ भी होने दो। मेरे साथ तो तुम थे, लेकिन वो तो सिर्फ अकेली है ना। अरे वो सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं। अब त्रिशाला वापस नहीं आ सकती कभी, सुमित ने बताया। तुम शायद भूल रहे हो सुमित, बाबा ने क्या कहा था, वह साचली कभी नहीं मरती। अगर उसे किसी ने उस जगह से आजाद कर दिया तो वो फिर से जीवित हो जाएगी। और तुम ये भी बहुत अच्छे से जानते हो कि मैंने आज तक जितने भी सपने देखे हैं सब सच हुए हैं, अवनी ने डरते हुए कहा। हाँ ये तो सच है, लेकिन उन्होंने ये भी तो बोला था कि राज परिवार के वारिस के अलावा उसे कोई नहीं निकाल सकता, और हम तो ऐसा कभी करेंगे नहीं, सुमित ने कहा। लेकिन अर्पिता पे तो हमारा खून है और उसे तो कुछ पता भी नहीं, अवनी ने डरते हुए कहा। पर वो वहाँ पहुंचेगी कैसे? हम उसे कभी खुद से दूर जाने ही देंगे, तुम चिंता छोड़ो।
हमेशा उसे अपने नजरों के पास रखेंगे हम। सुमित ने बोला, हाँ सुमित, कुछ भी करो, लेकिन मुझे मेरी बेटी पर कोई मुसीबत नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो सुमित के गले लग गई। अर्पिता, नील और तान्या तीनों तैयार होकर कॉलेज के लिए निकल गए। रास्ते में उन्हें रोहन मिला, जिसकी गाड़ी बीच में खराब हो गई थी। उसे भी कॉलेज जाना था, इसीलिए वो भी इन लोगों के साथ आ गया। उसने तान्या से हाय कहा, नील से भी हेलो कहा, पर नील ने उसे इग्नोर कर दिया। नील को रोहन शुरू से ही पसंद नहीं था। वो तो अर्पिता की वजह से कुछ नहीं बोलता था। अर्पिता उसे देखकर खुश हो गई। नील गाड़ी चला रहा था। सब चुपचाप बैठे थे। तभी रोहन ने अर्पिता से पूछा, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना अब? हाँ, क्यों, मुझे क्या हुआ? अर्पिता ने कहा, अरे कल तुम बेहोश हो गई थी ना, शायद कमजोरी की वजह से। रोहन ने कहा, अरे वो कमजोरी की वजह से नहीं, उस जूस को पीने के बाद बेहोश हुई थी। अर्पिता ने कहा। अर्पिता की यह बात सुनकर नील चौंक गया। उसने आज सुबह बड़ी माँ और बड़े पापा की बातें सुनी थी। कौन सा जूस और किसने दिया था तुझे? नील ने कहा, पता नहीं भाई, मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था, पर मुझे पूरा याद है उस जूस के पीने के बाद ही मैं बेहोश हुई थी। अर्पिता ने कहा, तू उसकी टेंशन मत ले, उस शख्स का पता तो मैं लगा ही लूंगा। और हाँ, तू ध्यान रखना, तुझे कोई भी कुछ खाने के लिए दे तो मत लेना। नील ने कहा। क्या हो गया नील, कोई बात हो गई क्या? रोहन ने पूछा। कुछ नहीं, तू अपने मतलब से मतलब रखो। और उसने गाड़ी रोक दी। उसका कॉलेज आ चुका था। सब गाड़ी से उतर कर क्लास की तरफ बढ़ गए, लेकिन नील दूसरी तरफ जाकर किसी से फोन पर बात करने लगा। उससे थोड़ी दूर पर पीछे खड़ा कोई उसकी बातें सुन रहा था। इससे पहले कि नील पलट कर पीछे देखता, वो वहां से चला गया। अगर इसने सीसीटीवी फुटेज चेक कर ली तो उसे सच पता चल जाएगा, फिर मैं अपना काम नहीं कर पाऊंगा। मुझे इनके घर जाकर उस फुटेज को डिलीट करनी होगी, लेकिन ये काम तो बहुत मुश्किल है। वो शख्स अभी इसी सोच में था कि सामने आते हुए दूसरे इंसान से भिड़ गए। तुम देख कर नहीं चल सकते, पहले वाला बोला। मैं देख कर ही चल रहा था, तुम ही मुझसे आकर भिड़े, दूसरा बोला। मैंने कितनी बार बोला है मुझसे दूर रहा करो, पहले वाले ने कहा। हाँ, तो मुझे भी कोई शौक नहीं है तुमसे बात करने का, दूसरा बोला। दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। ये दोनों प्रतीक और रोहन थे। दोनों एक ही क्लास में पढ़ते थे, लेकिन आपस में उनकी बिल्कुल नहीं बनती थी। थोड़ी देर बाद नील क्लास में आया तो अर्पिता ने उससे पूछा, क्या नील, कहाँ गए थे तुम? नील ने कहा, कुछ नहीं, बड़े पापा का फोन था, उन्होंने मुझे घर बुलाया है, मैं घर जा रहा हूँ गाड़ी लेकर। मैंने प्रतीक से बोल दिया है, वो तुम्हें घर छोड़ देगा। ठीक है भाई, अर्पिता ने कहा। दूर खड़ा रोहन उसकी बातें सुन रहा था और मन ही मन बोला कि प्रतीक आजकल कुछ ज्यादा ही अर्पिता के करीब आने लगा है। मुझे इसे अर्पिता से दूर रखना पड़ेगा। थोड़ी देर बाद सर क्लास में आए और क्लास शुरू हो गई। अर्पिता ने क्लास के चारों तरफ देखा तो उसे रोहन और प्रतीक कहीं नहीं दिखाई दिए। उसने सिमरन और कीर्ति से उनके बारे में पूछा तो उन्होंने बताया वो दोनों कहीं गए हुए हैं, हमें थोड़ी देर में आ जाएंगे। अर्पिता उदास होकर बैठ गई। उसे रोहन के बिना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। दूसरी तरफ नील घर पहुंचा तो सीधे सुमित के रूम पर गया और उसने अर्पिता के जूस वाली बात सुमित को बताई। उस बात को सुनकर सुमित को भी कुछ शक हुआ। फिर उसने नील से पूछा, उसे शक क्यों हुआ? तब नील ने सुमित को सुबह की सारी बात बता दी जो उसने अवनी से सुनी थी। फिर उसने सुमित से पूरा सच पूछा। सुमित ने नील को 20 साल पुरानी सारी बात बता दी और उससे वादा लिया कि वो ये सारी बातें अर्पिता को कभी नहीं बताएगा। साथ ही ये भी कहा कि उसे हर वक्त अर्पिता पर ध्यान रखना है। सुमित ने उसे कॉलेज वापस जाने के लिए कहा और बोला कि सीसीटीवी वो खुद चेक कर लेगा, उसे हर वक्त अर्पिता के पास रहना है बस। सुमित की बात सुनकर नील वापस कॉलेज चला गया। दूसरी तरफ सुमित जब सीसीटीवी रूम जाकर फुटेज चेक करने लगा तो उसे पार्टी की रात की फोटो में कुछ साफ समझ नहीं आया। उसे अर्पिता के हाथ में ग्लास तो दिखा, लेकिन ग्लास किसने पकड़ाया वो ये नहीं देख पाया। उसने ये बात नील को फोन करके बता दी और साथ में अर्पिता का ध्यान रखने के लिए भी कहा। थोड़ी देर बाद रोहन और प्रतीक लौट आए। नील प्रतीक के साथ और अर्पिता रोहन के साथ बिजी हो गई, लेकिन नील अर्पिता का पूरा ध्यान भी रख रहा था। उस दिन के बाद से अर्पिता को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन हर महीने की 15 तारीख को वो कुछ देर के लिए बेहोश हो जाती और फिर उसे खुद से होश भी आ जाता। इस बीच में उसे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे उसके बिहेवियर में चेंजेस आने लगे थे। वो थोड़ा ज्यादा चिड़चिड़ हो गई थी, बात बात पर गुस्सा हो जाती, किसी की भी बात नहीं सुनती थी सिवाय रोहन के। उसे रोहन के सिवा कुछ नहीं दिखता था। 3 महीने गुजर गए थे, अब सिर्फ 3 महीने बाकी थे। एक दिन नील को रोहन के बिहेवियर पर कुछ शक हुआ तो उसने प्रतीक से ये बात कही। प्रतीक सुन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। हाँ भाई बोलना, पर पहले प्रॉमिस कर कि तू ये बात किसी को नहीं बताएगा। हाँ बाबा, नहीं बताऊंगा, पर बता तो हुआ क्या? तुझे अर्पिता का बिहेवियर कुछ चेंज नहीं लगता? नील ने शक से कहा।
कुछ नहीं, उसका बिहेवियर बहुत चेंज हो गया है और मैं तो तुझे इस बारे में बात करने ही वाला था, पर अच्छा हुआ तूने ही पहले ही बता दिया। प्रतीक ने भी उसकी हामी भरी। हाँ, घर पर भी बहुत चिड़चिड़ी हो गई है, किसी की भी बात नहीं सुनती। तूने कुछ ध्यान दिया है? प्रतीक ने कहा। क्या? अर्पिता हर महीने की 15 तारीख को सिर्फ 15 मिनट के लिए बेहोश होती है, प्रतीक ने खुलासा करते हुए कहा। हाँ यार, ये तो मैंने भी ध्यान दिया है, पर ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है जब उसे कुछ खिलाया जाए, जो सिर्फ 15 तारीख को ही खिलाया जाता है, जिससे इंसान उसे कंट्रोल में हो जाता है। कुतंत्र विद्या को मानता है? प्रतीक ने कहा। नहीं, लेकिन ऐसा क्या खिलाया जाता है जो किसी इंसान को अपने वश में कर सकता है? ऐसा कुछ थोड़ी होता होगा। किसी वस्तु को हाथ में लेकर अगर इस पर वशीकरण मंत्र पढ़ा जाए और फिर उसे किसी इंसान को खिला दिया जाए तो वो इंसान उसके वश में हो जाता है और फिर वो वही करता है जो वो उसे करवाना चाहता है, प्रतीक ने बताया। और तुझे इस बारे में कैसे पता? नील ने पूछा। मेरे बाबा जानते थे इसके बारे में, उन्होंने ही मुझे बताया, इसीलिए थोड़ा बहुत जानता हूँ। पर मुझे एक बात समझ नहीं आई कि भला किसी की अर्पिता से क्या दुश्मनी हो सकती है, प्रतीक ने बताया। मुझे पता है क्या दुश्मनी है, नील ने कहा। क्या? नील उसको 20 साल पहले की सारी बातें बता देता है और ये भी बताता है कि वो अब अर्पिता का सहारा लेकर वापस आना चाहती है। केवल अर्पिता ही उसे उस जगह से निकाल सकती है। ये सुनकर प्रतीक परेशान हो जाता है क्योंकि शायद वो भी अर्पिता से प्यार करता है। तो अब कैसे पता लगाए कि इन सबके पीछे कौन है, प्रतीक ने कहा। पता तो लगाना पड़ेगा, नील ने कहा। वैसे मुझे एक इंसान पर शक है, प्रतीक ने कहा। किस पर? रोहन। तुझे नहीं लगता अर्पिता किसी की बात नहीं मानती, लेकिन रोहन की बात मान लेती है सारी की सारी, प्रतीक ने कहा। हाँ, रोहन पर तो मुझे भी शक है। तू एक काम कर, उस पर नजर रख, तब तक मैं उसका बैकग्राउंड चेक करता हूँ। हाँ, ये तो सही बोल रहा है। इतना कहकर नील घर चला जाता है। 2 महीने तक प्रतीक रोहन पर नजर रखता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता कि वो उसे पकड़ सके। अब 5 महीने पूरे हो चुके थे, लेकिन नील को अभी भी रोहन के बारे में कुछ पता नहीं चल पाया था। तो दोस्तों, कहानी का अगला भाग एक बहुत बड़ा खुलासा लिए। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। IQ